हेलो सब्सक्राइबर, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। अरे चिंटू बेटा, तुम आसमान में क्यों उड़ रहे हो? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। चिंटू बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? पहले जमीन पे आओ। मैम मैम, लो मैं आ गया जमीन पे। आज मैंने न्यू शर्ट ली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता भी है बेटा इस शर्ट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नो मैम, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट पढ़ना ही पड़ेगा। शर्ट बनाने के लिए हमें क्लोथ की जरूरत होती है। बहुत सारे धागों से मिलके क्लोथ बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक विमेन बैठी हुई है और धागों से एक क्लोथ को बना रही है। इन्हें बोलते हैं वीवर्स। जब ये क्लोथ बन जाता है तो ये लोग मर्चेंट को बेच देते हैं। जो पर्सन ग्रीन शर्ट में दिखाई दे रहा है आपको, वो एक मर्चेंट है। वो इनसे क्लोथ ले जाके फैक्ट्री में देगा और फैक्ट्री में इस क्लोथ को प्रॉपर शर्ट बनाया जाता है। जब शर्ट बन जाती है तो बिजनेस पर्सन आते हैं और इसे खरीद के लेके जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं बहुत हाई प्राइस में। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस पर्सन को ही होता है। मर्चेंट वीवर्स को रॉ मटेरियल लाके देते हैं, जैसे यार्न हो गया, थ्रेड। तो वो जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसकी हेल्प से वीवर्स क्या करते हैं, लूम में उस धागे को, उस थ्रेड को डालते हैं और उससे क्लोथ बनाते हैं। अब क्लोथ बनाने के बाद ये दोबारा से मर्चेंट को ही दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पुटिंग आउट सिस्टम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कैसे वीवर थ्रेड इकट्ठा करके क्लोथ बना रही हैं। और जो ग्रीन कलर की शर्ट में है वो मर्चेंट है, वो उनसे लेकर जाएंगे जब वो प्रॉपर पूरा क्लोथ बना देंगी। इस चैप्टर में एक शर्ट की स्टोरी बताई है कि इस शर्ट को कैसे बनाया जाता है। पहले शर्ट कॉटन की फॉर्म में होता है, उसे फिर शर्ट बनाते हैं और सेल करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन फॉर्म में होता है। पहले प्रोड्यूसर के पास कॉटन आता है और कॉटन से फिर वो शर्ट बनाता है और बायर को सेल करता है सुपर मार्केट में। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो चेन ऑफ मार्केट है, इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे होता है शर्ट का। बाइंग और सेलिंग में क्या सभी को बेनिफिट होता है इक्वली, या फिर कुछ ही लोगों को बेनिफिट होता है? ये तो इस चैप्टर को रीड करने के बाद ही पता चलेगा। अ कॉटन फार्मर इन कर्नौल। इस पैराग्राफ में एक स्टोरी बताई गई है कॉटन फार्मर की। आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है कर्नौल। वहां पे एक स्मॉल फार्मर होती है जिसका नाम होता है स्वप्ना। ये इतने छोटे से लैंड में कॉटन को ग्रो करती है। शर्ट कॉटन से बनती है और कॉटन प्लांट से ग्रो होता है। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि जो प्लांट है उस पे कैसे कॉटन ग्रो हो रहा है। कॉटन की बॉल्स प्लांट पे इक्वल टाइम पे ग्रो नहीं होती है। किसी प्लांट पे जल्दी ग्रो हो जाती है, किसी पे लेट होती है। तो हार्वेस्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम मार्केट में इस कॉटन को लेके जाएंगे तो पूरा कलेक्ट करके लेके जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक प्लांट से ले लिया और एक प्लांट का हमने सेल कर दिया, फिर दूसरे प्लांट का ले लिया, दूसरे प्लांट का सेल कर दिया। ऐसे तो नहीं करेंगे। सारे प्लांट्स पे जब पूरा अच्छे से कॉटन ग्रो हो जाएगा तभी जाके हम उसको हार्वेस्ट करेंगे और फिर हम उसको मार्केट में बेच पाएंगे। स्वप्ना और उसके हस्बैंड कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो करनौल कॉटन मार्केट में ना जाके लोकल ट्रेडर को ही कॉटन को सेल कर देते हैं। ये कॉटन अगर स्वप्ना करनौल कॉटन मार्केट में सेल करती तो उसे ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन इसकी मजबूरी थी और इसने लोकल ट्रेडर को सेल कर दिया था। ये सब उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्वप्ना ने ट्रेडर से 2500 रुपीज लिए हुए थे, वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट इंटरेस्ट पे। 2500 रुपीज से स्वप्ना सीड्स को, फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड को खरीद के लाई थी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। अब उसे कॉटन ग्रो करना है तो उसके लिए सब चीजें भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेडर ने उस टाइम पे उधार दे दिया था इसको, वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट इंटरेस्ट पे। लोकल ट्रेडर ने उस टाइम पर एक और कंडीशन रखी थी स्वप्ना के साथ। बोला था कि जब तुम्हारी कॉटन ग्रो हो जाएगी ना तो प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ही सेल करोगी। तो अब तो स्वप्ना की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर वो मना करेगी तो उसे 2500 रुपीज नहीं मिलेंगे जिससे उसे सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदना है। इसी वजह से स्वप्ना को मजबूर होके
लोकल ट्रेडर को ही देने पड़ गए थे अपने पूरे कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हाई लेवल ऑफ इनपुट चाहिए होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। अब इसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, ट्रेडर से बोरो कर लेते हैं मनी कि ठीक है हमें हाई इंटरेस्ट रेट पर ये दे दो, हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम फिर सेल क्या करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब स्वप्ना ट्रेडर के पास गई है तो उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। स्वप्ना जब ट्रेडर के पास जाती है तो ट्रेडर बोलता है कि तुम्हारे जो कॉटन है ना, ये 1500 पर क्विंटल के हिसाब से लूंगा मैं। बताओ कितना कॉटन लेकर आई हो तुम। वो अपने बैग्स देती है कॉटन के। तो वहां पे ट्रेडर के पास दो मैन होते हैं, वो कॉटन का वेट करते हैं कि कितना वेट है इनमें। तो टोटल जो कॉटन होता है स्वप्ना का, वो 6000 रुपीज का होता है। इसमें से भी ट्रेडर 3000 रुपीज डिडक्ट कर लेता है। बोलता है कि तुमने 2500 रुपीज लोन लिया था और 500 तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, तो कुल मिला के हो गए 3000 रुपीज। तो मैं अपने 3000 रुपीज में से कट कर लेता हूँ और बचे 3000 रुपीज तो वो तुम्हें मैं दे देता हूँ। अब 6000 का देखो कॉटन था और उस बेचारी को मिले सिर्फ 3000। ये देख के स्वप्ना बोलती है, ओनली 3000 रुपीज। तो ट्रेडर बोलता है, कॉटन मार्केट में बहुत ज्यादा है इसलिए वो सस्ते में बिक रही है, मैं क्या करूं। फिर स्वप्ना बोलती है, मैंने तो 4 मंथ से कॉटन ग्रो किया, इतनी मेहनत की, देखो मेरा कॉटन भी कितना क्लीन और फाइन है। मैंने तो होप किया था कि मुझे इसका अच्छा प्राइस मिल जाएगा। इसी बात पे ट्रेडर बोलता है, मैं तुम्हें सही प्राइस दे रहा हूँ देखो, और ट्रेडर्स तो इतना दे भी नहीं रहे हैं। चाहे तुम करनौल की मार्केट में भी चेक कराओ, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो। ये देख के स्वप्ना को लगता है कि ट्रेडर तो गुस्सा हो गया। फिर स्वप्ना बोलती है, अरे आप गुस्सा क्यों होते हो, मैं आप पे डाउट कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो बस आशा की थी कि शायद मुझे थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाएगा कॉटन बेच के। स्वप्ना को पता था कि उसका कॉटन 1800 पर क्विंटल के हिसाब से बिक सकता है, लेकिन ट्रेडर ने तो 1500 पर क्विंटल के हिसाब से लिया था और उसको टोटल अमाउंट 6000 रुपीज बता दी थी। वो जानती थी कि उसका कॉटन बहुत सस्ते में लिया है। इसके बावजूद भी उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की ट्रेडर से, क्योंकि ट्रेडर पावरफुल मैन था विलेज का और फार्मर्स को लोन उसी से ही लेनी पड़ती थी। अगर कोई इमरजेंसी भी होती थी विलेज में, जैसे कि इलनेस, कोई बीमार पड़ गया या फिर स्कूल फीस हो गई चिल्ड्रंस की, तो भी फार्मर्स ट्रेडर की हेल्प लेते थे। फार्मर्स का ऐसा भी टाइम आता था जब उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता था, तो अब उन्हें सर्वाइवल तो करना पड़ेगा ना, खाने पीने के लिए तो चाहिए पैसे। तो वो इन ट्रेडर से ही बोरो करते थे मनी, इंटरेस्ट पे। देखा जाए तो स्वप्ना को कॉटन कल्टीवेशन में बहुत ही कम अर्निंग हुई थी। इससे ज्यादा तो वो एज अ वेज लेबरर ही कमा लेती। वेज लेबरर हम उन्हें बोलते हैं जो पैसा लेके काम करते हैं, कि आज काम कर लिया और फिर उसका पैसा ले लिया, नेक्स्ट डे काम किया तो भी उसका पैसा ले लिया। तो अगर स्वप्ना ऐसे भी काम करती तो भी तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन कॉटन कल्टीवेशन में तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है उसे। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड एक बाई वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु की। वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट में से ये एक है। इस मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के क्लोथ बिकते हैं। इरोड की क्लोथ मार्केट के मर्चेंट की एक ये शॉप है, आप देख सकते हैं ऐसी शॉप होती है मर्चेंट्स की। जो पीपल्स क्लोथ को बनाते हैं उन्हें बोलते हैं वीवर्स। अभी वीवर्स विलेज में क्लोथ बना रहे हैं, इस क्लोथ को ले जाके मार्केट में सेल किया जाता है। इस मार्केट के अराउंड क्लोथ मर्चेंट्स के ऑफिसेस भी होते हैं, जहाँ पे मर्चेंट्स इस क्लोथ को खरीदते हैं। साउथ इंडियन टाउन से बहुत सारे ट्रेडर्स भी यहाँ पर आते हैं और इस क्लोथ को परचेज करते हैं मर्चेंट से। अब हमें पता चल चुका है कि क्लोथ को वीवर्स बनाते हैं, और वीवर्स जो बनाते हैं ना क्लोथ को, वो मर्चेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसा मर्चेंट ऑर्डर करेंगे उन्हें वैसा ही क्लोथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मर्चेंट को ये क्लोथ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, फैक्ट्रीज, ट्रेडर्स, इन सबको सेल करना होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ही तो बनवाएंगे क्लोथ। तो मर्चेंट बोलते हैं कि जैसा लोग डिमांड करेंगे मार्केट में, हमें वैसा ही क्लोथ चाहिए। तो वीवर्स तुम्हें वैसा ही क्लोथ बनाना पड़ेगा जैसा मैं ऑर्डर दूंगा। मर्चेंट्स वीवर्स को यान भी परचेज करके देते हैं कि हमें इस टाइप का क्लोथ चाहिए। यान होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स या फिर थ्रेड्स होते हैं, तो उनको बताते हैं वीवर्स को कि हमें इस टाइप का क्लोथ चाहिए, तो उसी टाइप का फिर वीवर्स क्लोथ बना देते हैं मर्चेंट्स के लिए।
ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो होता है ये हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कैसे वीवर्स काम कर रहे हैं। अब इन वीवर से एक ट्रेडर आएगा, वो सामान लेके जाएगा, वो ट्रेडर आगे मर्चेंट्स को देगा, फिर मर्चेंट उसको मार्केट में बेचेंगे। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है, चेन होती है मार्केट की। जिससे हम क्लोथ को बनाते हैं उसे बोलते हैं पावर लूम। आप फिगर में देख भी सकते हैं कि पावर लूम से कैसे बन रहा है क्लोथ। मोस्टली विलेज में ऐसी शॉप होती है मर्चेंट्स की। अभी तक हमने सारा देख लिया कि मर्चेंट की शॉप कैसी होती है, जो वीवर्स है वो कैसे काम करते हैं पावर लूम पे। वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, फैमिलीज के सारे लोग लग जाते हैं काम करने के लिए और बहुत बहुत ज्यादा आवर्स के लिए काम करते हैं। इस पावर लूम की हेल्प से हम साड़ी, टॉवल्स, शर्ट, लेडीज ड्रेस, बेडशीट, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फाइनली हम ट्रेडर या फिर मर्चेंट को सेल कर देते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। मार्केट में जिस क्लोथ की डिमांड ज्यादा होती है, मर्चेंट वीवर्स को वही क्लोथ बनाने के लिए बोलते हैं, उसी क्लोथ का ऑर्डर देते हैं। तो वीवर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनका वर्क। मर्चेंट्स वीवर को यान भी खरीद के देते हैं। यान होता है थ्रेड, क्योंकि थ्रेड से तो क्लोथ बनेगा। तो ये सारी चीज भी मर्चेंट ही सप्लाई करते हैं। मर्चेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हें यान भी दे रहे हैं खरीद के, बस तुम्हें क्लोथ को बनाना है। इस वजह से वीवर्स का काम और इजी हो जाता है। और इसके टू एडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि वीवर्स को यान परचेज ही नहीं करना पड़ता है, मर्चेंट्स अपने आप लाके देते हैं। और सेकंड है कि उनको क्लोथ सेल करने की कोई टेंशन नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि जो मर्चेंट्स हैं वो उनको यान देते हैं और वीवर्स उनको क्लोथ बना के देते हैं। और आगे चाहे वो बेचे चाहे कुछ भी करे, वो वीवर्स की टेंशन नहीं होती, वो सारी टेंशन मर्चेंट्स की होती है कि उन्हें कैसे आगे सेल करना है क्लोथ को। मर्चेंट्स के पास लॉट ऑफ पावर है, क्योंकि वीवर्स डिपेंडेंट है मर्चेंट पे, क्योंकि मर्चेंट्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, यान प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों को, और मार्केट का भी सब कुछ देख रहे हैं कि जो क्लोथ है उन्हें कैसे सेल करना है आगे। जिस टाइप का उन्हें क्लोथ चाहिए होता है वो ऑर्डर करके वीवर से बनवा लेते हैं और उनको बहुत कम प्राइस देते हैं क्लोथ बनाने का। वीवर्स को तो इतना भी नहीं पता होता कि वो जो क्लोथ है वो किस पर्पस से बनवा रहे हैं मर्चेंट, और आगे जाके किस प्राइस में उसको सोल्ड करेंगे। मर्चेंट्स इस क्लोथ मार्केट में ले जाते हैं और गारमेंट फैक्ट्रीज को सेल करते हैं। गारमेंट फैक्ट्रीज फाइनली फिर शर्ट या फिर पैंट या फिर जो भी उनको बनाना होता है वो उससे बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने एक चीज नोटिस करी कि वीवर्स को कितना ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इनको लूम्स खरीदने पड़ते हैं क्लोथ बनाने के लिए। अब लूम्स ये अपनी सेविंग से खरीदेंगे या फिर हाई रेट इंटरेस्ट पे बोरो करेंगे मनी को। वन लूम की कॉस्ट होती है 20,000 और स्मॉल वीवर को कम से कम 2 लूम्स तो चाहिए होते हैं। तो इनको 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लूम्स पे ये अकेले तो काम कर नहीं सकते हैं, इनको अडल्ट मेंबर की जरूरत पड़ेगी फैमिली के, और 12 आवर एक दिन में तो देना ही पड़ेगा। तब जाके ये पर मंथ 3,500 रुपीज कमा पाते हैं। मर्चेंट और वीवर के बीच का ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। इस प्रोसेस में मर्चेंट वीवर्स को रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे कि यान हो गया, यान को हम थ्रेड भी बोलते हैं और हिंदी में से धागा बोलते हैं। और वीवर्स एक फाइनल क्लोथ बना के मर्चेंट को देते हैं और मर्चेंट इस क्लोथ को ले जाके मार्केट में सेल करते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव। अभी तक हमने देखा कि जो पुटिंग आउट सिस्टम था उसमें वीवर्स को तो कुछ पैसा मिलता ही नहीं था, सारा प्रॉफिट तो मर्चेंट्स ही कमा लेते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीवर्स कोऑपरेटिव बनाया गया। इस कोऑपरेटिव की वजह से वीवर्स अब मर्चेंट पे डिपेंडेंस नहीं थे, उनकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो चुकी थी। अब देखो कोऑपरेटिव कैसे वर्क करती है। जो भी लोग थे जैसे वीवर्स हो गए और जो यार्न डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाते थे। अब कोऑपरेटिव क्या करती थी, मर्चेंट का तो रोल यहाँ पे खत्म हो गया। अब जिसको जो चाहिए वो डायरेक्टली ले लो और अपना बनाओ और बेचो और प्रॉफिट कमाओ। अब वीवर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। गवर्नमेंट भी कई बार हेल्प करती है कोऑपरेटिव की, उनसे क्लोथ बाय करके क्लोथ खरीद के रीजनेबल प्राइस पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाया था। अब उसके लिए क्लोथ भी चाहिए, तो ये सीधा इन्होंने वीवर्स कोऑपरेटिव से लिया। कई बार तो गवर्नमेंट हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव से क्लोथ को बाय करती है, खरीदती है और उसको स्टोर में रख के फिर सेल करती हैं। इसको बोला जाता है को ऑप्टेक्स। आपने स्टोर देखे भी होंगे अपने टाउन में।
द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। हमने तमिलनाडु के क्लॉथ मार्केट इरोड के बारे में पढ़ा था। वहां से एक मर्चेंट कॉटन क्लॉथ लाता है और दिल्ली के एक फैक्ट्री में सेल करता है। जो कॉटन क्लॉथ वीवर्स ने बनाए होते हैं, उस क्लॉथ से दिल्ली की जो फैक्ट्री है वो शर्ट्स बनाएगी और फॉरेन बायर को बेचेगी। बेचने को यहाँ पे बोला गया है एक्सपोर्ट। ये फॉरेन बायर्स बिजनेस पर्सन्स होते हैं जो यूएस और यूरोप से आते हैं। इनके खुद के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे इस शर्ट्स को सेल करते हैं। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, क्योंकि क्वालिटी को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये बोलते हैं हमें एकदम हाई स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी चाहिए और टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। जो भी सामान है, जो भी शर्ट्स या फिर कुछ भी है, तो उसे टाइम से ही डिलीवर करो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम फिर स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ। कोई भी डिफेक्ट हुआ या फिर डिलीवरी में डिले हो गया तो ये इन सब चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं सप्लायर से। इसीलिए जो एक्सपोर्टर हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो बायर्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं। एक्सपोर्टर उन्हें बोला गया है यहाँ पे जो लोग सामान को दे रहे हैं। बायर्स गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज पे इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। इसी वजह से जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश करती हैं, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं वो ज्यादा से ज्यादा। तो वो वर्कर से बोलती हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको वेजेस, जो सैलरी होगी, जो पैसा होगा, वो आपको कम मिलेगा। अब फैक्ट्रीज में जितने वर्कर काम कर रहे हैं वो तो बेचारे लॉस में ही रह गए ना। अब गारमेंट की जो फैक्ट्रीज है उन्हें तो प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से वो फॉरेन बायर्स को सस्ते दामों में, चीप प्राइस में सामान दे देती हैं। एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में वर्कर्स कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो विमेन वर्कर हैं वो बटन को रेडीमेड गारमेंट्स पे कैसे लगा रही हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री की, जिसमें 70 वर्कर्स काम करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें विमेन्स हैं और उनकी जो जॉब है वो टेम्पररी बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है। कभी भी उन्हें निकाल दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स को अगर लगता है कि ये वर्कर काम नहीं कर रहा है तो उसको बिना पूछे ही निकाल देते हैं। और उनके जो वेजेस है, उनको सैलरी मिलती है जो वर्कर्स को उनके स्किल के अकॉर्डिंग मिलती है। सभी वर्कर्स में सबसे ज्यादा टेलर की यहाँ पे सैलरी होती है 3000 रुपीज पर मंथ। कुछ वुमेन्स यहाँ पे हेल्पर का भी काम करती है, जो कि थ्रेड कटिंग करती है, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग, इन सब का काम करती है। लेकिन इनकी जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो बहुत ही कम है। यहाँ पे वर्कर्स की पेमेंट भी दी हुई है। सबसे ज्यादा टेलरिंग में मिल रहा है, यानी कि जो टेलर है उसे सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 3000 रुपीज। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस की एक शॉप के बारे में बताया गया कि वहाँ पे एक शर्ट है, उस पे प्राइस लगा हुआ है $26 का, जो कि 1800 रुपीज के बराबर है। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो फिलअप्स है ना वो फिल करने हैं। एक बिजनेस पर्सन ने गारमेंट एक्सपोर्टर से दिल्ली में शर्ट्स परचेज की। अब एक शर्ट का प्राइस 300 रुपीज है। अब इस बिजनेस पर्सन ने शर्ट को परचेज तो कर लिया 300 में, फिर इसको स्टोर भी किया। अब स्टोर करने के भी तो पैसे लगेंगे, कहीं पे जहाँ पे भी ले गए रेंट पे, तो रेंट भी तो देना पड़ेगा। तो उसका इसको 200 रुपीज देना पड़ गया। इसने इस शर्ट की एडवर्टाइज भी की, उसके इसने 400 रुपीज दिए। अब इन सबको अगर हम ऐड करें तो 900 रुपीज बनते हैं। बट इसने इस शर्ट को मार्केट में 1800 का सेल किया, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ? अब हम 1800 में से माइनस कर देंगे 900 को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का, स्टोरेज का, परचेज का हमने तीनों का प्लस किया तो 900 आया था, और इसने बेचा 1800 में। तो 1800 में से 900 जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा हमारा 900। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था बिजनेस पर्सन को। तो आज मैंने आपको मैथ्स भी पढ़ा दी। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस पर्सन को होता है। इसी बात पे आप मुझे एक और क्वेश्चन करके बताओ। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है ना, उसने बिजनेस पर्सन को 300 रुपीज की दी थी शर्ट, उसमें गारमेंट एक्सपोर्टर को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था वो हम देखेंगे। गारमेंट एक्सपोर्टर ने रॉ मटेरियल 100 रुपए का लिया था एक शर्ट का, और एक शर्ट पे वर्कर का वेजेस था 25 रुपीज। और जो ऑफिस था गारमेंट एक्सपोर्टर का, उसमें उसको 25 रुपीज देने पड़ते थे एक शर्ट के। तो टोटल मिला के कितना हुआ आप ये देखो, 100 + 25 + 25 करोगे तो
आंसर आएगा आपका 200, लेकिन उसने बिजनेस पर्सन को 300 की दी है। तो अब मुझे आप प्रॉफिट बताओ कि गारमेंट एक्सपोर्टर को कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। चेन ऑफ मार्केट्स कॉटन प्रोड्यूसर से लेकर जो बायर्स होते हैं सुपरमार्केट तक, उनके बीच का लिंक बनाता है। चेन के एवरी स्टेप में बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे हमने देखा था कि जो वीवर्स होते हैं वो मर्चेंट को या फिर ट्रेडर को बेचते हैं अपना क्लोथ, फिर ट्रेडर या फिर मर्चेंट जाके फैक्ट्री में देते हैं और फैक्ट्री से सीधा हमारी मार्केट में आता है। इस प्रोसेस में जितने भी पीपल्स होते हैं, क्या उन्हें इक्वल गेन होता है, इक्वल प्रॉफिट होता है, या फिर किसी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी को कम प्रॉफिट होता है। हमने देखा कि किसी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी को कम प्रॉफिट हो रहा है बाइंग और सेलिंग में। जैसे कि बिजनेस पर्सन हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वीवर्स को प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है, जबकि वीवर्स तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इसमें। इस टेबल में आप लिख सकते हैं किस पीपल को ज्यादा गेन हो रहा है और किस पीपल को कम गेन हो रहा है। मार्केट एंड इक्वलिटी। फॉरेन बिजनेस पर्सन को ह्यूज प्रॉफिट होता है, बोले तो बहुत ज्यादा गेन होता है। और जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं उनको मॉडरेट प्रॉफिट होता है, ना ज्यादा प्रॉफिट होता है ना कम प्रॉफिट होता है, मॉडरेट में होते हैं। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो तो बेचारे अपना डेली का खर्चा ही निकाल पाते हैं, उन्हें इतना ज्यादा नहीं मिलता है। हमने स्टोरीज में पढ़ा भी था अभी कि जो स्मॉल कॉटन फार्मर होते हैं, वीवर्स होते हैं, जैसे कि इरोड में थे, वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उनको फेयर प्राइस नहीं मिलता, जितनी उनकी मेहनत होती है उतना उनको नहीं मिलता है मार्केट में। वीवर से ज्यादा तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स अर्न कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इनको भी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना एक्सपोर्टर्स को होता है। जो फैक्ट्री ओनर होते हैं ना, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है और उनसे भी ज्यादा बिजनेस पर्सन को होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो बिजनेस पर्सन को होता है और सबसे ज्यादा लॉस वीवर्स को होता है, और इसके बीच में जो लाई करते हैं वो होता है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स। इसका मतलब तो ये है कि नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। सबको इक्वली प्रॉफिट नहीं मिलता है। और हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी बोलती है कि सबको फेयर वेजेस मिलने चाहिए मार्केट में, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसे अभी हमने सपना वाला देखा था एग्जाम्पल, उसमें क्या बताया था कि उसके साथ गलत हो रहा था। उसका जो कॉटन था वो बहुत कम प्राइस में ले रहा था ट्रेडर, लेकिन उसको मजबूर होके देना पड़ रहा था क्योंकि उसे पैसा चाहिए था और उसने कुछ बोरो भी किया था मनी उससे। ऑन वन हैंड अगर एक तरफ देखा जाए तो मार्केट हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। हम खुद का सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। ये एक फार्मर भी हो सकते हैं जो अपना कॉटन ग्रो करके सेल करते हैं, या फिर एक वीवर भी हो सकते हैं जो क्लोथ को प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड देखा जाए तो रिच और पावरफुल होते हैं मैन होते हैं, उनको सबसे ज्यादा अर्निंग मिलती है, मैक्सिमम अर्निंग उनकी होती है क्योंकि वो मार्केट में इस सामान को बेचते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, खुद की फैक्ट्रीज होती है, लार्ज शॉप्स होती हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग होता है, मतलब बहुत बड़ी उनके पास जमीन होती है। पुअर पीपल इन लोगों पे डिपेंड होते हैं क्योंकि ये लोग रिच होते हैं और पावरफुल होते हैं। पुअर पीपल सोचते हैं कि हमें इन रिच लोगों से ही तो लोन लेना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा था स्वप्न वाला, वो एक स्मॉल फार्मर थी, उसे लोन चाहिए था तभी तो वो डिपेंड थी ना ट्रेडर पे। पुटिंग आउट सिस्टम में भी हमने देखा था कि जो वीवर्स होते थे वो मर्चेंट पे डिपेंड होते थे। ऐसे ही जो वर्कर्स थे वो भी गारमेंट फैक्ट्री पर डिपेंड थे। इन सब चीजों की वजह से जो पुअर पीपल थे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसीलिए कोऑपरेटिव्स बनाए गए जिससे कि पुअर्स के साथ गलत ना हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन को उनके साथ गलत ना हो, और लॉज बनाए गए जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सब लोग। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो रेडीमेड क्लोथ्स हम मॉल से खरीदते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस हैं, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बोले तो लास्ट चैप्टर, उसमें बताया गया है कि कॉपरेटिव्स कैसे वर्क करती हैं। एग्जाम्पल भी लिया गया है एक फिश वर्कर कॉपरेटिव का जो कि तवा रिवर के पास है। आपको हर एक चैप्टर के लास्ट पेज पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखेंगे। उसमें से गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक यू।